हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटर लर्न। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था एसक्यूएल के बेसिक कमांड्स के बारे में, और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन और माई एसक्यूएल के कनेक्शन के बारे में। इट मीन्स आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कैसे आप पाइथन और माई एसक्यूएल को कनेक्ट करके एप्लीकेशंस बना सकते हैं, और किस तरह से आप पाइथन के थ्रू एसक्यूएल क्वेरीज को रन कराएंगे और डेटा बेसिस में डेटा फेच कराएंगे। अब इस चीज़ को पढ़ने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि आखिर पाइथन को माई एसक्यूएल से कनेक्ट करने की हमारी नीड क्या है। इन जनरल जब भी हम लोग एप्लीकेशंस बनाते हैं, इन एप्लीकेशंस को डेटा स्टोर करने के लिए डेटाबेसेस के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप पाइथन के थ्रू एक एप्लीकेशन या प्रोग्राम बना सकते हो जो कि माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्ट होएगा, और जो भी डेटा ऑपरेशंस होगा वो सारे के सारे वो माई एसक्यूएल डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म करेगा। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या है, जो भी एंड यूज़र होगा एप्लीकेशन का वो सिंपली एक पाइथन के प्रोग्राम से इंटरेक्ट करेगा और वो डेटाबेस के अंदर ईजी डेटा को रख पाएगा और उसके अंदर अवेलेबल डेटा के साथ में काम कर पाएगा। क्योंकि इन जनरल जो भी आप पाइथन के प्रोग्राम्स बनाते हैं, या तो आप उनमें फाइल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि लेस सिक्योर होती हैं नेचर में और ईजिली एडिट हो जाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, या फिर आप यूज़ करते हो रन टाइम डेटा का, जो कि एप्लीकेशन के क्लोज होते ही मोस्ट ऑफ द केसेस में रिमूव हो जाता है मेमोरी में से। ठीक है, तो ऐसे सिनारियोज में हम लोग एक डेटाबेस से अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट करके डेटा को लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं, ताकि उस डेटा को हम लोग जब चाहें तब यूज़ कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप कोई बैंक एप्लीकेशन यूज़ करते हो या जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, लेट्स से आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप यूज़ करते हो, तो ये सारी एप्लीकेशंस क्या करती हैं, आपके डेटा को एक डेटाबेस एप्लीकेशन के अंदर स्टोर करती हैं, जिस डेटाबेस एप्लीकेशन के थ्रू आप उस डेटा को ईजिली फेच कर सकते हो। और उस डेटाबेस एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करने के लिए आप डायरेक्टली डेटाबेस एप्लीकेशन के ऊपर क्वेरी नहीं कर रहे होते हो, बल्कि आप एक एप्लीकेशन से या फिर आप एक प्रोग्राम से इंटरेक्ट कर रहे होते हो। तो कुछ इसी तरीके से आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपने पाइथन के प्रोग्राम्स में किस तरह से माई एसक्यूएल को कनेक्ट करेंगे, और किस तरह से हम लोग पाइथन के साथ में अपने माई एसक्यूएल को कनेक्ट करके डेटाबेस में ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। इन सारी चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आपको पाइथन के साथ में माई एसक्यूएल को कनेक्ट करना है, उसके लिए आपको अपने सिस्टम पे एक माई एसक्यूएल कनेक्टर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, माई एसक्यूएल कनेक्टर को कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके लिए इंस्ट्रक्शंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके लिए आपके सिस्टम में पिप इंस्टॉल्ड होना चाहिए, तो आपको सिंपली लिखना है पिप माई एसक्यूएल कनेक्टर, और जैसे ही आप पिप माई एसक्यूएल कनेक्टर लिख के एंटर करेंगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, आपका कमांड प्रॉम्प्ट आपके कंप्यूटर में माई एसक्यूएल कनेक्टर को इंस्टॉल कर देगा। अब पिप को चलाने की प्रीरिक्विसाइट थी कि आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए और पिप इंस्टॉल होना चाहिए, पर आपके कंप्यूटर में पाइथन और पिप दोनों चीज़ें इंस्टॉल नहीं है, तो उस केस में आप पाइथन माई एसक्यूएल कनेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, अब हम लोग फटाफट से क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या मेरे सिस्टम में माई एसक्यूएल कनेक्टर इंस्टॉल्ड है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, मैं आपको सिंपल से स्टेप बताता हूँ। मैं सबसे पहले अपने सिस्टम में सीएमडी ओपन कर लेता हूँ, और सीएमडी ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाइथन। जैसे ही मैंने पाइथन इंस्टॉल लिखा यहाँ पे, तो आप देख सकते हो मेरे सिस्टम में, मेरे कमांड प्रॉम्प्ट में पाइथन का इंटरफेस यहाँ पर आ गया है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा import MySQL। जैसे ही मैंने import MySQL लिखा, बिना किसी एरर के ये जो लाइन थी एग्जीक्यूट हो गई। इट मीन्स मेरे सिस्टम में MySQL जो है वो इंस्टॉल्ड है प्रॉपरली पाइथन के साथ में। ठीक है, और अब चलिए हम लोग एक और छोटा सा काम करते हैं, हम लोग अपने कमांड लाइन टूल को भी स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, हम लोग अपने MySQL के कमांड लाइन टूल को भी स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे MySQL कमांड लाइन टूल का पासवर्ड है, तो मैं इस पासवर्ड को कॉपी करके फटाफट से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर ये कनेक्ट हो गया है, और मेरे पास कुछ डेटाबेसेस हैं। हम लोग आज इस्तेमाल करेंगे अपने टेस्ट डीबी को, जिसको मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में क्रिएट करा था, और हम लोग अपनी टेस्ट डीबी के साथ कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे आज की क्लास में। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि टेस्ट डीबी में हमारे पास क्या क्या टेबल्स हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा शो टेबल्स, ओ सॉरी, उससे पहले मेरे को लिखना पड़ेगा यूज़ टेस्ट डीबी। ओके, अगर मैं यूज़ टेस्ट डीबी नहीं लिखूंगा तो ये शो टेबल्स वाले कमांड को बोल देगा कि कोई भी डेटाबेस सिलेक्टेड नहीं है। अब जब मैंने शो टेबल्स करा, यू कैन सी वी हैव टू टेबल्स। ओके, तो मैं यहाँ पे दोनों ही टेबल्स आपको दिखा देता हूँ। तो मेरी पहली टेबल है stu_details,
और मेरी दूसरी टेबल है stu_record। ओके, तो ये मेरे पास दो टेबल्स अवेलेबल हैं। हम लोग इन दोनों टेबल्स को क्या करेंगे, अपने MySQL और पाइथन वाले प्रोग्राम में लिंक करेंगे और इन दोनों टेबल से डेटा को फेच करेंगे, इसमें डेटा को अपडेट करेंगे और इसी में ही नए डेटास को भी इंसर्ट कराएंगे। चलिए फटाफट से इस काम को करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग इस काम को। सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए भाई। सबसे पहला काम, जब भी आप अपने पाइथन के प्रोग्राम में MySQL को यूज़ करना चाहते हैं, सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कराना पड़ेगा MySQL कनेक्टर को। तो उसके लिए आप लिखोगे import mysql.connector। इट मीन्स दैट आपको ये वाली लाइन सबसे पहले अपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में लिखनी होगी। ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन आपके प्रोग्राम में MySQL कनेक्टर और उसके अंदर अवेलेबल सारे फंक्शंस को फेच करके दे देगी, ताकि आप उन फंक्शंस को फर्दर यूज कर पाएं अपने प्रोग्राम में। इतना करने के बाद हम लोग एक कनेक्शन वेरिएबल बनाएंगे। कनेक्शन वेरिएबल बनाने के लिए MySQL कनेक्टर के अंदर आपको एक कनेक्ट नाम का फंक्शन मिलता है। तो MySQL कनेक्टर के अंदर आपको एक कनेक्ट नाम का फंक्शन मिलता है। आप इस कनेक्ट फंक्शन के थ्रू क्या करेंगे, एक कनेक्शन बनाएंगे। अब ये कनेक्शन क्या होता है भाई, कनेक्शन का मतलब है कि हम लोग अपने पाइथन प्रोग्राम को बताएंगे कि कहाँ पर मेरा डेटाबेस है, डेटाबेस का नाम क्या है और डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स क्या हैं। इस पर्टिकुलर कनेक्शन के थ्रू मैं अपने पाइथन के प्रोग्राम से MySQL में क्वेरी परफॉर्म करवा सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरा कनेक्शन बनेगा, ये कनेक्शन मुझे कनेक्शन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा। सॉरी, ये मेरे को एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा, जिस कनेक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग MySQL के पे डेटाबेस पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे पाइथन को यूज करके। ओके, अब इस कनेक्टर ऑब्जेक्ट के चीजें क्या क्या होती हैं, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो ये जो हमारा कनेक्टर ऑब्जेक्ट होता है या फिर ये जो हमारा कनेक्ट फंक्शन होता है, इसमें हम लोग इन जनरल 4 पैरामीटर्स पास करते हैं। इसमें हम लोग पास कराते हैं होस्ट, यूजर, पासवर्ड एंड डेटाबेस। इसमें हम लोग ये 4 चीजें पास करते हैं। इसमें हम लोग पास करते हैं होस्ट, यूजर, पासवर्ड एंड डेटाबेस। ये चारों जानकारियां जो हैं, ये आपके पाइथन प्रोग्राम को बताती हैं कि MySQL कौन से सर्वर पे एक्टिव है और उसको एक्सेस करने के लिए कौन कौन से क्रेडेंशियल्स हैं। इन जनरल हम लोगों के मोस्ट ऑफ द लाइक MySQL प्रोग्राम्स के डिफ़ॉल्ट यूज़र्स रूट होते हैं और पासवर्ड आपने मेरा देखा हुआ है, वो पासवर्ड मैं यहाँ पर टाइप करूँगा। हम लोग यूज़ करने वाले हैं टेस्ट DB को, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टेस्ट DB। और बाय डिफ़ॉल्ट जो होस्ट हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ लोकल होस्ट, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो लोकल होस्ट, या फिर लोकल होस्ट की जगह पे आप टाइप कर सकते हो 127.0.0.1 को। ठीक है, या अगर आपके केस में कोई पोर्ट नंबर है तो आपको उस पोर्ट नंबर को भी टाइप करना है। अब जैसे मेरे केस में मैं एक पोर्ट पे यूज कर रहा हूँ इस चीज को, तो मैं आपको पोर्ट नंबर दिखा देता हूँ जो कि मेरे MySQL वर्कबेंच पे आपको दिख जाएगा। तो मैं इसको करंटली यूज कर रहा हूँ पोर्ट 3306 पे। ओके, मैं इसको करंटली यूज कर रहा हूँ पोर्ट 3306 में। तो ये मेरी देखिए डिटेल्स आपको दिख रही होंगी और जैसे मैंने इस पर टैप करा तो यहाँ पर एक्चुअल में ये कनेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप कमांड लाइन टूल का इस्तेमाल करें, आप वर्कबेंच का भी यूज़ कर सकते हो, बट हम लोग अपने ट्यूटोरियल्स में अभी कुछ दिनों के लिए यूज़ करने वाले हैं कमांड लाइन टूल का। ठीक है, तो चलिए फटाफट से चलते हैं पाइथन की आइडियली पे और बनाते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें हम लोग करेंगे अपने पाइथन और MySQL का कनेक्शन। तो देखो मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपने आइडियली के इंटरैक्टिव मोड में ही जाकर टाइप कर दिया import mysql डॉट कनेक्टर। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट और फिर मैंने यहाँ पे पास करा होस्ट। देखिए अब इसके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कुछ, तो ये मेरे से बोल रहा है कि आपको आर्ग्यूमेंट्स डालने हैं। तो मैंने यहाँ पे होस्ट डाला और मैंने होस्ट में लिख दिया लोकल होस्ट। फिर मैंने यहाँ पर लिखा यूज़र और मैंने यूज़र में लिख दिया भाई रूट। फिर मैंने लिखा यहाँ पे पासवर्ड और मैंने पासवर्ड में डाल दिया अपना पासवर्ड जो कि है कुछ ऐसा। ठीक है, एंड फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे डेटाबेस का नाम। ठीक है, तो डेटाबेस के नाम के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, आप यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करेंगे डेटाबेस। ओके,
तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डेटाबेस, तो मैंने यहाँ पे डेटाबेस लिख दिया टेस्ट डीबी। ठीक है, चलिए हिट करते हैं एंटर की। जैसे ही मैंने एंटर करा यू कैन सी दैट यहाँ पर मेरे को ये मेरा कनेक्टर ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, अब ये जो चीज़ आपको दिख रही है इसे हम लोग कहते हैं कनेक्टर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो चीज़ आपको दिख रही है डिस्प्ले पे इसे हम लोग कहते हैं कनेक्टर ऑब्जेक्ट। और ये जो कनेक्टर ऑब्जेक्ट है बेसिकली इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आप अपने माई एसक्यूएल पे सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे। बट क्योंकि अभी हम लोग कमांड लाइन टूल के साथ में काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस तो हम लोगों को अच्छे से नहीं देखने को मिलेंगे, बट स्टिल मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग कनेक्टर फंक्शन का इस्तेमाल करके और कनेक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके अपने माई एसक्यूएल डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं पाइथन एप्लीकेशन में, जिसके बाद हम लोग इजीली क्वेरी कर पाएंगे। अब जैसे ही आपने एक कनेक्शन बना लिया है, कनेक्शन बनाने के बाद हमें क्रिएट करना पड़ता है कर्सर। कनेक्शन बनाने के बाद हमें क्रिएट करना पड़ता है एक कर्सर। अब ये कर्सर क्या होता है और कर्सर को कैसे क्रिएट करते हैं, चलिए देखते हैं फटाफट से इसको हम लोग। कर्सर बेसिकली एक ऐसा स्पेशल ऑब्जेक्ट है पाइथन माई एसक्यूएल की कनेक्टिविटी में जो एसक्यूएल की क्वेरीज को एग्जीक्यूट कराने का काम करता है। ठीक है, कर्सर एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है हमारे कनेक्टर का, हमारे कनेक्शन का। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग एसक्यूएल की क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हैं। इस कर्सर को हमेशा आप अपने माई एसक्यूएल के कनेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ में इस्तेमाल करेंगे। तो जिस भी नाम से आपने अपने माई एसक्यूएल का कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया होगा, आपको सेम उसी नेम के साथ में अपने कर्सर ऑब्जेक्ट को कॉल कराना है। और ये कर्सर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये आपको एक ऐसा स्पेशल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू आप क्वेरी को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, कैसे क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, लेट्स से मैंने सी नाम का एक कर्सर ऑब्जेक्ट बना दिया, तो अगर मुझे कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है तो मुझे सिंपली सी के साथ में एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल कराना है और इस एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर मुझे अपनी एसक्यूएल की क्वेरी पास कर देनी है। जैसे ही मैं इतना काम करूंगा, ये जो एग्जीक्यूट फंक्शन है, ये एग्जीक्यूट फंक्शन क्या करेगा, मेरी क्वेरी को कॉल कराएगा और वो क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी और मुझे रिस्पॉन्स रिटर्न करेगी। ठीक है, अब जो भी क्वेरी हमारी रिस्पॉन्स रिटर्न करेगी उसे कैसे मैनेज करना है, उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को समझना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग फटाफट से अपनी सारी स्टेप्स को देखते हैं कि कौन कौन सी स्टेप्स हमें फॉलो करनी है इस पूरे काम को अपने पाइथन इंटरफेस में करने के लिए। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसको हम लोग। देखिए, मैं आपके लिए यहाँ पे स्टेप्स को कुछ इजी फॉर्मेट में लिखने वाला हूँ। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको फॉन्ट का साइज बढ़ाना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे भाई फिर से फॉन्ट का साइज बढ़ाएंगे आप। ठीक है, सबसे पहले आपको बनाना है कनेक्शन ऑब्जेक्ट। कनेक्शन ऑब्जेक्ट के बाद आपको बनाना है कर्सर ऑब्जेक्ट एंड कर्सर ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्वेरीज करानी है एग्जीक्यूट। आपको क्वेरीज करानी है एग्जीक्यूट, तो आप यहाँ पे करेंगे क्वेरीज को एग्जीक्यूट। ओके, अब अलग अलग टाइप की क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, आप यहाँ पे करेंगे क्वेरीज को एग्जीक्यूट। अब यहाँ पर कुछ सिनेरियोज हैं जिन्हें हमें समझना जरूरी है। इन केस अगर आपके पास सिंपल सी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट क्वेरीज हैं तो आप उनको नॉर्मली एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, बट अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है जिसमें आप डेटा फेच करने का काम कर रहे हैं, इट मींस अगर आप किसी सेलेक्ट क्वेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन केस ऑफ सेलेक्ट क्वेरी हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट क्वेरी के केस में हम लोग यूज करेंगे कुछ फेच फंक्शंस का जिसके थ्रू हम लोग डेटा को फेच करा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फेच डेटा के लिए कुछ फंक्शंस हैं, जैसे हमारे पास फंक्शन है फेच वन, फेच ऑल। ठीक है, तो हम लोग अपने कुछ इस तरीके से फेच वन और फेच ऑल फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। हम लोग रो काउंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं रोज का काउंट निकालने के लिए कि ऐसी कितनी रोज हैं जो आपके डेटा की नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं। ओके, और इतना सब कुछ करने के बाद हमारा लास्ट काम पता है क्या रहेगा, हमारा लास्ट काम रहेगा
अपने प्रोग्राम को क्लोज करना। काफ़ी इजी काम है, राइट गाइस? तो चलो फटाफट से एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम में ये सारा काम करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ये काम कैसे हो रहा है। तो बस हमें ये कुछ सिंपल सी स्टेप्स फॉलो करनी है। तो चलिए फटाफट से इन सारी स्टेप्स को फॉलो करते हैं और अपनी आइडियली एप्लीकेशन में एक छोटा सा कनेक्शन क्रिएट करते हैं पाइथन और माईएसक्यूएल के लिए। तो देखो मैंने यहाँ पे एक नई विंडो ओपन कर ली है और मैं इस नई विंडो में सबसे पहले लिखूंगा import mysql डॉट कनेक्टर एज कनेक्टर। अब देखो ये जो टर्म लिखा हुआ है ना mysql डॉट कनेक्टर, ये काफ़ी बड़ा टर्म है। अब इसको बार बार तो मैं लिखूंगा तो मेरे को प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया लेट्स से कि import mysql डॉट कनेक्टर एज लेट्स से mycon। ओके, लेट्स से mycon। उसके बाद मैंने लिखा मेरे को क्रिएट करना है नेक्स्ट स्टेप में एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट। तो देखो मैं यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ, तो मैंने लिखा यहाँ पे क्रिएटिंग, मैं यहाँ पे कमेंट डाल रहा हूँ क्रिएटिंग कनेक्शन ऑब्जेक्ट। अब कनेक्शन ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे भाई? तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया कॉन एबीजे नाम का, जिसका मतलब हो गया कनेक्शन ऑब्जेक्ट, और मैंने ये लिखा कॉन एबीजे इक्वल्स टू mycon डॉट कनेक्ट। ठीक है, अब इस mycon डॉट कनेक्ट के अंदर मेरे को क्या पास कराना है? मेरे को यहाँ पे चाहिए होस्ट, तो मेरे केस में जो होस्ट रहेगा दैट विल बी लोकल होस्ट। ओके, फिर मेरे को पास कराना है यहाँ पर यूजर, तो मेरा जो यूजर है डिफॉल्ट मैंने जैसा कि आपको बताया हम लोग यहाँ पे पास कराएंगे रूट। उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है पासवर्ड। ओके, तो जो मेरे केस में पासवर्ड है वो मैंने कहीं पर तो कॉपी करा था गाइस, तो ये मेरा पासवर्ड है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा डेटाबेस का नाम, तो मैंने यहाँ पर लिखा डेटाबेस और मेरे डेटाबेस का नाम है टेस्टडीबी। ओके, तो ये हमारा था कनेक्शन ऑब्जेक्ट। कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम लोग बनाएंगे कर्सर ऑब्जेक्ट, तो मैंने यहाँ पर लिखा कर्सर ऑब्जेक्ट। कर्सर ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? तो मैंने यहाँ पर लिखा CUR OBJ यानी कर्सर ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कर्सर, दैट्स इट। ये जो लाइन मैंने लिखी है ये क्या करेगी? मेरे लिए एक सिंपल सा कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगी। एंड कर्सर ऑब्जेक्ट कराने के बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे क्वेरी का एग्जीक्यूशन, तो मैंने यहाँ पर लिखा क्वेरी एग्जीक्यूशन। ओके, अब क्वेरी एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे भाई? क्वेरी एग्जीक्यूशन करने के लिए हम लोग सिंपल लिखेंगे कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, और इस एग्जीक्यूट के अंदर हम लोग अपनी क्वेरी पास करा देंगे। लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम stu अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स, stu अंडरस्कोर रिकॉर्ड। जैसे ही मैंने इतना लिखा है, अभी यहाँ से ना मेरे को कुछ भी रिटर्न में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी कुछ मुझे रिटर्न में मिलेगा वो जाएगा मेरे कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर, और मुझे कर्सर ऑब्जेक्ट से डेटा को फेच कराने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा फेच वन, फेच ऑल या फिर रो काउंट जैसे फंक्शंस का। ठीक है, तो इन फंक्शंस को हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो चलिए फटाफट से हम लोग उसको भी देखते हैं। ठीक है, जैसे ही आप अपने कर्सर ऑब्जेक्ट से डेटा को कॉल करा लेते हैं, तो आपके पास सिंपल सा तरीका क्या है? आप कर्सर के थ्रू ही, जो आपने कर्सर बनाया था, आप उसी के थ्रू डेटा को फेच करा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फेचिंग ऑल रिकॉर्ड्स। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम लोग सारे रिकॉर्ड्स को फेच कराएंगे। तो आपको एक डेटा चाहिए होगा जो रिकॉर्ड्स को कैरी करेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिकॉर्ड्स इक्वल्स टू कर्सर ओबीजे डॉट फेच ऑल। ठीक है, ये जो मेरा कर्सर ओबीजे डॉट फेच ऑल है, ये क्या करेगा? मेरे इस एसटीयू रिकॉर्ड्स में या फिर इस वाली पर्टिकुलर क्वेरी में जितने भी रिकॉर्ड्स मेरे को मिल रहे होंगे ना, वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स मेरे को निकाल करके दे देगा, और यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स होंगे वो उस रिकॉर्ड्स के अंदर जाकर के स्टोर हो जाएंगे। अगर मैं इस केस में यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ रिकॉर्ड्स को, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो मैं इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे अपने, और लेट्स नेम इट एज MySQL कनेक्शन, और रन कराते हैं। देखो जैसे ही मैंने इसको रन कराया, तो तुम देख सकते हो मेरे को मेरे सारे के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर देखने को मिल गए हैं, राइट? नाउ वी आर गेटिंग दिस जस्ट बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पर इस्तेमाल करा था फेच ऑल का। अगर मैं यहाँ पर फेच वन करता, तो चलो देखते हैं क्या होता। अगर मैं यहाँ पे फेच वन करता, तो यू कैन सी आई एम गेटिंग ओनली द टॉप मोस्ट रिकॉर्ड, राइट? अगर मैं यहाँ पर फेच वन करता, तो मेरे को यहाँ पर मिलता टॉप मोस्ट रिकॉर्ड। ठीक है, बट व्हाट हैपेंस अगर मैं यहाँ पर लिखता रो काउंट? तो देखो अगर मैं यहाँ पर रो काउंट लिखता, तो रो काउंट मेरे को बताता कि मेरे डेटाबेस में, ओ सॉरी यहाँ पे कुछ एरर आ गई है। एरर क्यों आई है मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। ठीक है, जो रो काउंट है इसको हम लोग ऐसे यूज़ नहीं करेंगे।
ठीक है, रो काउंट हम लोग ऐसे यूज करेंगे। तो यू कैन सी ये बोल रहा है 0 रोज। अब इसने 0 रोज क्यों बोली, इसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। बट रो काउंट को आप एज अ फंक्शन यूज लाइक विद पैरेंथेसिस आप यूज नहीं करेंगे, विद ब्रेसेस आप इसको पैरेंथेसिस यूज नहीं करेंगे यार, ठीक है, इसको आप नॉर्मली लिखेंगे, ठीक है। अब देखो रो काउंट को कैसे यूज करना है, तो भाई रो काउंट को यूज तो ऐसे ही करना है, बट रो काउंट के साथ में अभी हम लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल गया। देखो अब यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो रो काउंट है ये बताता है कि कितनी रोज में चेंज परफॉर्म करा है तुम्हारी क्वेरी ने। जब भी तुम इंसर्ट या फिर अपडेट क्वेरी या डिलीट क्वेरी को यूज करोगे, ठीक है, तो इंसर्ट अपडेट या डिलीट क्वेरी को यूज करते टाइम कितनी रोज इफेक्ट हो रही हैं तुम्हारी क्वेरी से, वो तुम्हें बताएगा रो काउंट। तो हमारे केस में हम लोग यूज कर रहे हैं सेलेक्ट क्वेरी, इट मीन्स यहाँ पर कोई भी रो इम्पैक्ट नहीं हो रही है, इसलिए हमें यहाँ पे मिला है रो काउंट 0। बट व्हाट इफ मैंने यहाँ पर एक इंसर्ट क्वेरी लिखी होती, मैंने लिखा होता इंसर्ट इनटू stu अंडरस्कोर रिकॉर्ड वैल्यूज। ओके, मेरे को टेबल का स्ट्रक्चर नहीं आता तो मैं देख लेता हूँ, बस 4 कॉलम्स थे, SNO नेम एज एंड सैलरी। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यूज, फिर मैंने ब्रैकेट ओपन क्लोज करे और मैंने वैल्यूज पास करी, ठीक है। अब गाइस मैं यहाँ पे डबल कोटेड स्ट्रिंग को यूज करने वाला हूँ क्योंकि मुझे वैल्यूज पास करानी है अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज पास कराई, मैंने यहाँ पे लिखा 1 कॉमा सिंगल कोट में मैंने यहाँ पे लिखा, देखो मैंने यहाँ पे डबल कोटेड स्ट्रिंग का यूज इसलिए करा है क्योंकि हम लोग SQL में सिंगल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग पास करते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोटेड क्वेरी को लिखता तो मुझे यहाँ पे डबल कोट्स, मुझे यहाँ पे सिंगल कोट्स यूज करने में प्रॉब्लम आती क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग जो थी बीच से ब्रेक हो जाती है, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेरी को लिखा है डबल कोटेड स्ट्रिंग में, ताकि मैं उसके अंदर सिंगल कोटेड स्ट्रिंग्स को यूज कर पाऊँ एज नॉर्मल डेटा ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ मैंने लिखा लेट्स से नाम में, ओके मेरे पास रिकॉर्ड नंबर 6 नहीं था, चलो मैं रिकॉर्ड नंबर 6 को इंसर्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे नाम में लिखा अक्की, ओके, एंड मैंने इसकी एज डाल दी 52 और मैंने इसकी सैलरी डाल दी 4,56,055 रुपये। सेव कर दिया, रन करा दिया, तो देखो इसने मुझे रो काउंट दिया 1 रो काउंट देने का मतलब है कि कुल एक रो जो है वो मॉडिफाई हो गई है। चलो चेक करते हैं क्या एक्चुअल में एक रो मॉडिफाई हुई। तो देखो इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने से पहले मेरी SQL की टेबल में मुझे कुछ इस तरीके के रिकॉर्ड्स मिल रहे थे, बट जैसे ही मैंने वो डेटा अपडेट करा, ओ शिट, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ गाइस, ऐसा क्यों हुआ, राइट। एक तुम्हारे मन में क्वेश्चन राइज हुआ होगा ऐसा क्यों हुआ। भाई ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो मेरा इंटरफेस है वो भी एक्टिव है, और पाइथन कहता है कि जब तक का आप अपने किसी भी प्रॉपर एग्जीक्यूशन को कमिट नहीं करोगे, वो डेटा डेटाबेस में जाके स्टोर नहीं होगा। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन, मैं इसको इस तरीके से बंद कर दूं और बंद करने के बाद में फिर से यहाँ पर आऊं और चेक करूं, कुछ नहीं होगा, राइट। बी ऑप्शन मेरे पास क्या था कि मैं इस डेटा को कमिट कराऊं। देखो कमिट कैसे कराना है और कमिट कब कराना है इसको भी समझना है हमें। जब भी आप कोई भी इंसर्ट अपडेट या डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो MySQL कहता है उस डेटा को डेटाबेस में स्टोर करने के लिए आपको डेटा के साथ में कमिट ऑपरेशंस को परफॉर्म करना पड़ेगा। कमिट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आप अपने कनेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ में इस कमिट फंक्शन को कॉल कराएंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप अपने कनेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ में इस कमिट फंक्शन को कॉल कराएंगे, और ये कमिट फंक्शन क्या करेगा, जो भी आपने चेंजेस करवाए हैं ना उनको परमानेंटली आपके डेटाबेस में स्टोर कर देगा। अदरवाइज वो चेंजेस परमानेंटली आपके डेटाबेस में स्टोर नहीं होंगे। आपको लगेगा तो वो स्टोर हो गए हैं बट वो एक्चुअल में स्टोर नहीं हुए होंगे। तो कमिट कब कराना है, कमिट बिल्कुल कराना है हम लोगों को लास्ट में, जब आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से हो गई हैं, ठीक है। तो मैं चेक कराता हूँ, मैंने बोला कि इफ, कुछ नहीं चेक कराते हैं, चलो मैं यहाँ पे सिंपली लिख ही देता हूँ। कैसे कमिट कराएंगे ध्यान से देखिएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा कॉन obj.commit कमिट, सेव कर दिया, रन कर दिया, एक 1 लिख के आ गया यहाँ पे। चलो चेक करते हैं जरा कुछ यहाँ पे हुआ क्या भाई। ओ देखो जरा यहाँ पे अक्की भैया आके स्टोर हो गए, राइट। चलो एक काम करते हैं, मैं इसको फिर से सेव करता हूँ और रन करता हूँ। देखो जैसे ही मैंने फिर से सेव करा और रन करा तो मुझे बहुत सारी एरर्स देखने को मिल गई गाइस। यहाँ पे एरर्स मुझे इसलिए देखने को मिली, देखो यहाँ पे लास्ट वाली एरर मुझसे कह रही है कि मैं डुप्लीकेट एंट्री कर रहा हूँ। ये एरर मुझे इसलिए देखने को मिली क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ है, एक्चुअल में मैं 6 नंबर को पहले से ही स्टोर कर चुका हूँ, है ना। मैं क्या कर चुका हूँ, मैं 6 नंबर वाले यूजर को पहले से ही स्टोर कर चुका हूँ और मैं फिर से उसको स्टोर कर रहा हूँ।
वेल दिस इज नॉट एन एरर, दिस इज एन एक्सेप्शन। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे प्रोग्राम्स में आकर होती रहती हैं। इन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ट्राई और एक्सेप्ट वाले ब्लॉक्स का भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, सो दैट हम लोग इन कुछ स्पेशल केसेस को भी अपने प्रोग्राम में हैंडल कर पाएँ। ठीक है, तो अभी तक का हमने सीखा किस तरह से हम लोग अपने पाइथन और MySQL को कनेक्ट करके सिंपल क्वेरीज को यहाँ पे एग्जीक्यूट करा पाएंगे। चलिए कुछ छोटे छोटे काम हम लोग यहाँ पर और करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे एक रिकॉर्ड इंसर्ट कराया है। लेट से मुझे यहाँ पर एक कंबाइंड रिकॉर्ड चाहिए था, जहाँ पर मेरे को कुछ ऐसा डेटा चाहिए था कि मैं क्या करूँ, मैं राजू के, जिस बंदे का नाम राजू है, मैं इसकी सैलरी और इसका ईमेल आईडी और इसका सिटी प्रिंट कराऊँ। ठीक है, मैं क्या करूँ, मैं राजू का I want to print details of Raju. Okay, print salary, email, and let's say age also I want. Then I want city, I want name of Raju. Now, as you all can see that some of the details are in the first table, whereas some other details are in the second table. Like if I talk about salary and name, these two details are stored in our table STU records. Whereas if I talk about details like email, city, these two are stored in our table STU details. Okay, and details like your salary, not salary, I guess salary is right, salary, name and age, these are stored in STU record. Okay, so it means that we have connect both the tables, we have to join both the tables so that we can get the combined data. Let's see how we can do that. Let's quickly jump to our Python code and let's write an SQL command inside the execute function so that we can run that command and we can get the data. So what I'm writing here, I'm going to write select. First I'm going to write select asterisk from stu underscore records as a comma stu underscore details b, where a dot sno equals to b dot sno. Now all of those who are able to get it what we are doing over here, you can tell me in the comment section, and those who are not able to get it you can tell me as well. Fine, those who are able to get it कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा है, ये कौन से टाइप का ज्वाइन हम लोगों ने परफॉर्म करा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप मुझे ये भी बताइए जो मैंने ये चीज़ करी है ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर कुछ कॉलम्स चाहिए थे। कौन कौन से कॉलम्स चाहिए थे भाई, मेरे को चाहिए था सैलरी कॉलम, ईमेल कॉलम, एज कॉलम, सिटी कॉलम एंड नेम कॉलम। तो मेरे को पता है जो मेरा नेम वाला कॉलम है वो है पहली टेबल में अवेलेबल, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया a डॉट नेम, फिर मैंने यहाँ पर लिखा a डॉट सैलरी, फिर मैंने यहाँ पर लिखा a डॉट एज। आप इसके अलावा जिस भी सीक्वेंस में चाहे आप उन सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर लिखा b डॉट ईमेल। मेरे को कॉलम्स के नाम पता है, एग्जैक्टली पता होने चाहिए, तो अगर मैंने गलत नाम लिखे होंगे तो शायद मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगी। और फिर मैंने देखो यहाँ पे लिखा b डॉट सिटी। तो कुछ इस तरह से आप अपनी क्वेरी को कंप्लीट करेंगे, सेव करेंगे एंड रन कराएंगे। ठीक है, अच्छा देखो एक और इंटरेस्टिंग बात है, मैं तुमको दिखाऊंगा। जैसे मैंने रन करा तो मेरे को यहाँ पे एक प्रॉब्लम मिल गई। मेरे को प्रॉब्लम क्या मिल गई गाइस, चलो प्रॉब्लम को पढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। इसने बोल दिया रो काउंट 0 है, बट इसने बोला कि भाई कमिट क्या करना है। इसने बोला भाई कमिट क्या करना है। तो याद रखना कमिट उसी केस में यूज करो जब तुम कुछ डेटा मॉडिफाई कर रहे हो, तो इट मीन्स यहाँ पे कमिट की जरूरत नहीं थी हमें। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग कोई भी डेटा को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स हमें यहाँ पर रो काउंट की भी जरूरत नहीं थी। मुझे यहाँ पर इस्तेमाल करना था फेच ऑल या फिर फेच वन में से किसी एक चीज का। तो जैसे ही देखो मैंने फेच ऑल करके चलाया तो मुझे यहाँ पर कुछ डेटा मिल गया, राइट। अब ये डेटा प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है ना गाइस। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक लूप चला करके इस डेटा को अच्छे से देखते हैं। चलो, तो मैंने यहाँ पर लिखा फॉर डेटा इन रिकॉर्ड्स, फिर मैंने बोला प्रिंट डेटा, और मैं इस रिकॉर्ड्स को यहाँ से हटा देता हूँ। चलो सेव करते हैं, चलाते हैं। तो देखो ये डेटा हमें देखने को मिला है, बट पंगा हो गया ना। पंगा क्या हो गया, हमें सब लोगों का डेटा मिल गया। क्या हमें सबका डेटा चाहिए था? नहीं भाई, हमें सबका डेटा नहीं चाहिए था। हमें किसका किसका डेटा चाहिए था? हमें सिर्फ और सिर्फ उस बंदे का डेटा चाहिए था
जिसका नाम राजू हो, राइट। हमें किसका डेटा चाहिए था जिसका नेम क्या हो, राजू हो। तो मैं इस वेयर में एक और कंडीशन को ऐड करूंगा, मैं लिखूंगा वेयर नेम इज इक्वल्स टू, मेरे को एग्जैक्ट नेम पता है राजू, तो मैंने लिखा वेयर नेम इज इक्वल्स टू राजू, और मैंने सेव करा के रन करा दिया। तो देखो मेरे को यहाँ से क्या हुआ, मेरे को सिर्फ और सिर्फ यहाँ से राजू का रिकॉर्ड देखने को मिल गया, राइट। तो कुछ इस तरह से हम लोग अपने पाइथन प्रोग्राम में MySQL की क्वेरीज को क्या कर सकते हैं, इंक्लूड करा करके अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को इस वीडियो से समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको पाइथन और MySQL के बीच में एक इंटरफेस को क्रिएट करना है और कैसे आप ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा काम और करने वाले हैं। अब हम लोग इस प्रोग्राम को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम यूज़र से ना एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। हम लोग यहाँ पे ना यूज़र से कुछ चीज़ें पूछेंगे और यूज़र के इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे हम लोग अपना आगे का काम करेंगे। तो देखो मैं इस प्रोग्राम में छोटे से चेंजेस करने वाला हूँ, कुछ ध्यान से देखना बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स डू अ थिंग, हम लोग क्या करेंगे, वी विल आस्क फॉर सीरियल नंबर फ्रॉम यूजर एंड देन वी विल इंक्रीज सैलरी ऑफ दैट पर्सन। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, हम लोग यूजर से क्या करेंगे, हम लोग यूजर से पूछेंगे कि भाई हमें बताओ किसी बंदे का सीरियल नंबर जिसकी तुम्हें सैलरी बढ़ानी है, ठीक है। कैसे करेंगे इस काम को, देखो जरा बहुत ध्यान से देखना, काफी ज्यादा सिंपल सा और इजी सा प्रोग्राम है। सबसे पहले हम लोग अपने कर्सर ऑब्जेक्ट के थ्रू चलाएंगे एक सेलेक्ट क्वेरी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम stu_ record, ठीक है। अब ये क्वेरी क्या करेगी, मेरे लिए सारा का सारा डेटा निकाल करके ले आएगी stu record टेबल का। मैंने यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट नहीं लिखा था, ठीक है। अब देखो बहुत सारे एग्जाम्स में ना तुमसे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, लाइक इस एग्जीक्यूट को मिस करके पूछेंगे यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, या इस जगह पे पूछेंगे क्वेरी क्या लिखनी चाहिए थी अगर ये सिनेरियो था तो। अब जो मैंने यहाँ पर क्वेरी लिखी है, ये क्वेरी क्या करेगी, डेटा को अपडेट तो नहीं करेगी बट मेरे को सारा का सारा डेटा शो करेगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस डेटा को शो कराने के लिए कुछ इन 3 लाइनों को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। देखो मैंने 3 लाइनें ऊपर से कॉपी पेस्ट कर ली। अब ये 3 लाइनें जानते हैं आप लोग क्या करेंगे, ये तीनों लाइनें क्या करेंगी, मेरे लिए डेटा को फेच कराएंगी और डेटा दिखा देंगी यूजर को। तो मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करके, यूजर डेटा इज गिवन बिलो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दिया भाई यूजर डेटा इज गिवन बिलो, नीचे हमारे पास यूजर का डेटा है। और अब क्या करो, मैं इसको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे बोला id इक्वल्स टू इंट, फिर मैंने इसके अंदर लिखा इनपुट, और सॉरी गाइस मैंने यहाँ पर लिखा इनपुट, और मैंने यहाँ पे बोला कि एंटर SNO of user whose salary you want to increase, okay। फिर देखो मैंने यहाँ पर एक और काम करा, मैंने यहाँ पर लिखा सम, मैंने यहाँ पे बोला इंट इनपुट, और मैंने बोला एंटर अमाउंट टू बी एडेड इन सैलरी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए हम यूजर से पूछ रहे हैं कि भाई बताओ किस बंदे की सैलरी तुमको बढ़ानी है और कितने रुपए से सैलरी बढ़ानी है। यूजर में बता देगा कि कितनी सैलरी बढ़ानी है और कितने रुपए से बढ़ानी है। फिर हम लोग क्या करेंगे, उस सैलरी को अपनी क्वेरी में जोड़ देंगे और अपना काम करेंगे आगे का। तो देखो मैं इस वाली लाइन को यहाँ से करता हूँ कॉपी, ये मेरी एग्जीक्यूट क्वेरी थी, और चलो उस काम को हम लोग करते हैं कंप्लीट। तो कैसे करेंगे देखना जरा बहुत ध्यान से दोस्तों। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम stu records, नहीं 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 नहीं, ये क्वेरी तो नहीं लिखेंगे हम लोग, राइट। हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे अपडेट क्वेरी का, हम लोग लिखेंगे अपडेट टेबल stu_record set salary equals to, हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट सैलरी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो मैंने आप लिखा सैलरी इक्वल्स टू सैलरी, और पता नहीं कैसे लिखते हैं भाई, मैंने यहाँ पे लिखा सैलरी इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग को ब्रेक करा, कॉन्कैट कराया उस पर्टिकुलर वैल्यू को जो मेरे को यूजर ने दी थी।
अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे ना हमें कुछ एरर्स देखने को मिलेंगी, जिन एरर्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन एरर्स को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर लिखा वेयर आईडी और नॉट आईडी सॉरी, वेयर SNO इक्वल्स टू प्लस लगा के आईडी, ठीक है। और फिर मैंने कर दिया CUROBJ नॉट CUROBJ सॉरी गाइस, ये हो गया मेरा एग्जीक्यूट, राइट। फिर मैंने यहाँ पर लिखा हाँ प्रिंट CUROBJ डॉट रो काउंट, और फिर मैंने नेक्स्ट लाइन में कर दिया कॉन OBJ डॉट कमिट। यहाँ पे कुछ एरर्स हम लोगों को देखने को मिल सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर इसने मेरे से पूछा कि एंटर सीरियल नंबर ऑफ यूजर हुज सैलरी यू वांट टू इंक्रीज, ठीक है। ये हमसे पूछ रहा है कि भाई बताओ तुम्हें किस यूजर की सैलरी इंक्रीज करनी है। तो पहले मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, फिर बीच में ले आता हूँ ताकि आपको विंडो दिख पाए अच्छे से, ठीक है। तो मैंने बोल दिया भाई मेरे को नंबर 6 की सैलरी इंक्रीज करनी है। नहीं, आपकी की तो सैलरी बहुत ज़्यादा है, राइट। लेट्स से मुझे सैम की सैलरी इंक्रीज करनी थी, तो मैंने अब लिख दिया 3। उसने बोला कितने अमाउंट बढ़ाएं, मतलब 500 रुपये से बढ़ा दो भाई सैलरी। जैसे ही मैंने इतना लिखा, यहाँ पे देखो मेरे को ढेर सारी एरर्स देखने को मिल गई गाइस। एरर्स यहाँ पर क्या आ रही हैं, ये कह रहा है कि भाई तुम सम करा रहे हो और तुम क्या कर रहे हो, स्ट्रिंग में डेटा ऐड कर रहे हो, तुम स्ट्रिंग में नंबर को ऐड कर रहे हो, ये तो नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। अब इस तरीके के कुछ जनरल इश्यूज हमारे सामने आते रहते हैं जब हम लोग यूजर के इनपुट को अपनी SQL की क्वेरीज में पास कराते हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अब इस टाइप की प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, चलिए समझते हैं। जब भी कोई ऐसा सिनारियो आएगा तो पता है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी इस क्वेरी को यहाँ से निकाल लेंगे और हम लोग अपनी क्वेरी को ऐसे लिखने की बजाय कुछ अलग तरीके से, देखो इस बार अपने एग्जीक्यूट को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा सब लोग बिल्कुल। हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारी क्वेरी है उस क्वेरी को डाल देंगे एक स्ट्रिंग के अंदर। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि मेरे पास एक है क्वेरी स्ट्रिंग, तो मैंने लिखा क्वेरी str इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू मैंने डाल दिया यहाँ पे क्वेरी। अब इस क्वेरी में आपको जहां जहां पर यूजर के इनपुट चाहिए वहां पे आप यूज करेंगे %s, वहां पर आप यूज करेंगे परसेंटेज में s, ठीक है। तो देखो मैंने वहां पे %s लगा दिया और मैंने यहाँ पे %s लगा दिया। उसके बाद आप बनाएंगे एक टपल, तो मैंने बोला डेटा, ठीक है, या डेटा नाम से देखो मैंने एक टपल बना ली। और इस टपल में आप क्या करेंगे, इस टपल में आप वो वैल्यूज पास कराएंगे जो आपको यहाँ पर लगानी है। तो मेरे को यहाँ पे पास कराना था सम और मेरे को यहाँ पे पास कराना था आईडी। तो देखो यहाँ पे क्या करा, मैंने अपना सम और आईडी इस डेटा वाले टपल में पास करा दिया। और अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने इस एग्जीक्यूट क्वेरी वाले फंक्शन में पास कराऊंगा इस क्वेरी को, कॉमा लगा के इस डेटा ऑब्जेक्ट को। इसने देखो मेरे से फिर से पूछा कि भाई किसकी सैलरी बढ़ानी है। मैंने फिर से बोला कि भाई मेरे को सैम की सैलरी बढ़ानी है। इसने कहा कितनी बढ़ानी है, मैंने बोला 500 रुपये से बढ़ानी है। भाई देखो इस बार तो इसने मेरे को बहुत सारी एरर्स दे दी है, राइट। अब देखो एरर्स क्या आई हैं मेरे पास, एरर्स मेरे पास बहुत सारी आई हैं। देखो एरर्स मेरे पास आई हैं, ये कह रहा है मेरे से कि यू हैव एन एरर इन योर SQL सिंटैक्स। ये बोल रहा है आपके SQL के सिंटैक्स में कुछ इशू है, जा करके अपने SQL का सिंटैक्स चेक करिए। भाई साहब आप बहुत गलत क्वेरी लिखते हैं। ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। जरा एक बात नोटिस करी तुमने, यहाँ पे वैल्यूज तो आ गई हैं बट ये क्वेरी चली नहीं है। क्यों नहीं चली, चलिए इसको हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी पढ़ते हैं क्वेरी को। तो भाई जिसको जिसको एरर मिल गई हो फटाफट से तुम मेरे को बता सकते हो कि इस सिंटेक्स में एरर क्या थी। वेल इस सिंटेक्स में जो छोटी सी एरर है वो है, मैंने यहाँ पर यूज़ करा हुआ है टेबल कीवर्ड। हम लोग यहाँ पर टेबल कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब भी हम लोग अपडेट क्वेरी लिखते हैं हम लोग सिंपली लिखते हैं अपडेट एंड देन टेबल नेम, फाइन। तो अब जब मैंने देखो उस टेबल कीवर्ड को हटा दिया है जो कि एक एक्स्ट्रा कीवर्ड था, इसको मैं सेव करता हूँ और रन कराता हूँ। तो देखो इसने मेरे से फिर से बोला भाई किसकी सैलरी बढ़ानी है। मेरे को लगता है मेरा पाइथन नहीं चाहता है कि मैं सैम की सैलरी बढ़ाऊँ, बट चलो मैं सैम की सैलरी बढ़ा के ही रहूँगा। इसने कहा कितनी बढ़ानी है, इस बार चलो लोग सैम की ज़्यादा सैलरी बढ़ाते हैं। हो सकता है ये चाहता है कि सैम की ज़्यादा सैलरी बढ़े। जैसे मैंने सैम की ज़्यादा सैलरी बढ़ाई तो यहाँ पर लिख के आ गया 1 लिख के आने का मतलब क्या हुआ कि भाई एक रो में मॉडिफिकेशन हुए हैं, बिकॉज मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया था रो काउंट की कितनी रोज में मॉडिफिकेशन हुए हैं। चलिए चेक करते हैं क्या सैम की सैलरी बढ़ गई है। तो देखो भाई मैंने यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट कराया फिर से, नोटिस करो सैम की सैलरी बढ़ गई है।
पहले सैम की सैलरी थी 50,000 रुपये, अब सैम की सैलरी हो गई है 51,500 रुपये, राइट गाइस। चलो तो ये था हमारा एक सिंपल सा अपडेट ऑपरेशन। चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अपने इस क्वेश्चन में छोटा सा मॉडिफिकेशन और करते हैं, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हम लोग यूज़र से पूछेंगे सीरियल नंबर, और जिस भी सीरियल नंबर को वो एंटर करेगा हम लोग उस पर्टिकुलर यूज़र की सैलरी घटा देंगे। तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लगा देंगे माइनस, राइट। सिमिलरली अगर मैं आपको यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन दूँ तो शायद अब आप सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि आपको सिंपली यहाँ पर क्वेरी लिखनी है और आपको मैंने बता दिया है कि किस तरीके से आप यहाँ यूज़र के इनपुट्स को फॉलो करेंगे। जितने भी यूज़र के इनपुट्स रहेंगे आपको सारे यूज़र के इनपुट्स क्या करने हैं, टपल के अंदर डाल देने हैं। आपको अपनी क्वेरी को डाल देना है स्ट्रिंग के अंदर। देन आप क्या करेंगे, अपने एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर पहले अपनी क्वेरी स्ट्रिंग, और देन आप यहाँ पे पास कराएंगे डेटा की टपल। जिस भी फॉर्मेट का डेटा आप यहाँ पे डालेंगे, एसक्यूएल क्या करेगा, एग्जीक्यूट फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली उस डेटा आइटम को इसके अंदर से उठा करके यहाँ पे पास करा देगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही खास चीज़ है जो आप सब लोगों को ध्यान देनी पड़ेगी, जिस चीज़ पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए बिल्कुल। वो खास बात क्या है कि जिस सीक्वेंस में ये परसेंटेज एस एनकाउंटर करेगा एग्जीक्यूट, उसी सीक्वेंस में वैल्यूज असाइन होगी। जो पहला परसेंटेज एस है इसको मिल जाएगा सम, और जो दूसरा परसेंटेज एस है उसको मिल जाएगी आईडी। अगर आपने सीक्वेंस को गड़बड़ कर दिया, मतलब अगर आपने यहाँ पर आईडी और यहाँ पर सम डाल दिया, तो एक क्वेरी भी गलत तरीके से क्रिएट होगी, ठीक है, और इट मीन्स वहाँ पे ऑपरेशंस भी उसी तरीके से परफॉर्म होंगे। तो आपको ध्यान देना है कि आप किस सीक्वेंस में इनको यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिस सीक्वेंस में आप डेटा पास करा रहे हैं, ठीक है, और जिस सीक्वेंस में परसेंटेज एस लिखा हुआ है ये आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग होना चाहिए और प्रॉपर्ली वेल मैनेज तरीके से होना चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। ओके, तो भाई देखो कितनी आसानी से हम लोगों ने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया, जिसमें हम लोग क्या कर पा रहे हैं, जिसमें हम लोग बार बार बड़ी बड़ी क्वेरीज नहीं लिख रहे हैं ना, और हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली एक अपने पाइथन के इंटरफेस से इन क्वेरीज को अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट करा के अपना काम कर पा रहे हैं। इसी तरीके से आप सिंपल सी लॉगिन एप्लीकेशंस बना सकते हैं, आप और भी बहुत सारे डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं यूज़र के इनपुट के बेसिस पे। तो अगर आपको ये सारे के सारे ऑपरेशंस समझ में आए और आपको ये पाइथन माइस्क्यूएल की कनेक्टिविटी समझ में आई, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर जो भी डाउट्स या क्वेरीज हो तुम्हारे, उन सारे डाउट्स एंड क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लीव करके जाना, सो दैट अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हारे सारे डाउट्स को कवर करते हुए एक और वीडियो लेकर के आऊँ।